बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयारे गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। दुनिया इस वक्त मौसमियाती तब्दीली से जिस तरह से गुजर रही है उसी हिसाब से पाकिस्तान भी इस वक्त हीट स्ट्रोक और ख़ास करके स्पेशली इस वक्त पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है वो एवर हाईएस्ट की तरफ देखा जा रहा है। काफ़ी दिनों से कराची के अंदर भी एक अच्छी खासी गर्मी की लहर विटनेस की जा रही है और साथ साथ अगर यहाँ पर मैं बात करता चलूँ ईदी और छिपा के उन नंबर्स की तरफ जो डेली बेसिस पे विटनेस किए जा रहे हैं, एक अच्छी खासी तादाद खास करके गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान सामने आया है कि ये वो लोग हैं जो रोडों के ऊपर जिनका बसेरा था या वो नशे के आदी अफराद जिनके पास कोई मुस्तकिल पनाहगाह नहीं है, ये वो लोग हैं जो इस दारे फानी से हीट स्ट्रोक की वजह से कूच कर गए। लेकिन ये देखना यह है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ बयान देना या इन चीज़ों के नंबर्स शो कर देना ही काम है या उसके जो स्पेशल इनकी कोई देखभाल के लिए कोई इदारे या कोई चीज़ें काम कर रही हैं। पूरी दुनिया इस वक्त मौसमियाती तब्दीली की जद में है और टेम्परेचर खास करके स्पेशली इस वक्त एशिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा विटनेस किया जा रहा है। अगर हम गल्फ की बात करें, हालिया दिनों में होने वाले हज में भी काफ़ी सारे लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, जिनकी ऑफिशियल कुछ 500 से 600 लोगों की जो है वो तादाद गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से विटनेस की गई और उन्होंने जो है ना वो शो किया, बट इससे जायद कहीं जायद तादाद बताई जा रही है। जो हज्जाज कराम वहां पर मौजूद थे उनसे अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा तादाद इसकी बताई जा रही है। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हालिया मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान का टेम्परेचर जो खास करके बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और खासकर इस वक्त जो कराची के हालात हैं, हीट स्ट्रोक की वजह से काफी सारे लोग परेशान हैं। एक बिजली की लोड शेडिंग, उसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं बेचारे जो छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, उनके पास किस तरह के इसके कोई नेमुल बदल सोर्सेज हैं। ये मौसमियाती तब्दीली के ऊपर किस तरह से गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से काम किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की बात तो की जाती है, बहुत सारी हमें कॉन्फ्रेंसेज और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर इसको किस तरह से देखा जा रहा है और इसके ऊपर कितना काम हो रहा है। आज इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज पैनल में दो ऐसे गेस्ट मौजूद हैं। एक रिसर्चर हैं जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से उनकी काफ़ी रिसर्च है और लेक्चरर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स जो देती हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हैं इन बातों के ऊपर कि किस तरह से मौसमियाती तब्दीली से बचा जा सकता है और इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट्स को काम करने चाहिए। मेरी मुराद मैडम मारिया हलीमा साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का आप तशरीफ लाई। जज़ाकल्लाह, आपने इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। मेरे आज के दूसरे मेहमान जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, आज उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इंसानी जिस्म के ऊपर इस मौसमियाती तब्दीली का असर होता है और ख़ास करके स्पेशली जो इस वक्त हम टेम्परेचर से गुजर रहे हैं, जो कमोबेश पूरे पाकिस्तान का टेम्परेचर इस वक्त जो है ना अबाव 40 विटनेस किया जा रहा है। कराची के अंदर भी इस वक्त जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर सैयद सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी कीमती वक्त का। आपका बहुत शुक्रिया बताने का। थैंक यू। जिस तरह कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, मैं मैडम की तरफ आऊंगा। मैडम, इस वक्त पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो मौसमियाती तब्दीली की बेसिक वजूहात आपको क्या नजर आती हैं? किस तरह से चेंज हो रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है? देखिए, जो वजूहात हैं वो तो हम सब के इल्म में हैं कि जितनी तेज़ी से दुनिया तरक्की कर रही है इतनी ही तेज़ी से हम माहौल को भी आलूदा कर रहे हैं। हम कहते हैं कि एक दौर था कि हमने उसकी तरफ सनतों के फ़रोग़ की तरफ गए, पूरी दुनिया गई, इसके बाद हम भी गए। पूरी दुनिया ने जब सनतों के फ़रोग़ की तरफ गए तो फिर हमने ये विटनेस किया कि इससे शायद माशी तरक्की तो हुई, लेकिन फिर इससे माहौलियाती आलूदगी भी बढ़ी और उस तरफ हमने उस वक्त कोई तवज्जो न दी। जब हमारे सामने असरात आना शुरू हुए हैं, हमारे सामने जो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें तो बहुत देर में आए और अभी तक शायद हम पूरी तरह अवेयर भी नहीं हैं कि क्या असरात हैं। लेकिन इसके बाद ग्लोबलाइजेशन में जो जो चीज़ें हुई, इंसान ने जितनी जितनी तरक्की की वो माहौल को नुकसान पहुँचाए बग़ैर नहीं की। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आगाही महम कितनी ज़रूरी है? हमारी आवाम को इससे अवेयर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इस के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवेयरनेस प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं? अवेयरनेस प्रोग्राम एज सच तो नहीं चल रहे जिसको कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रही हो। वैसे आप देखेंगे बहुत सारी शजरकारी मुहिम भी चल जाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस जैसे आपने जिक्र किया, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं।
फिर जब आउटकम्स की तरफ आते हैं तो फिर आपको ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नज़र नहीं आता। एक छोटी सी मिसाल शजरकारी मुहिम, हम कराची में पौधों की, पाकिस्तान में पौधों जंगलात की बहुत बात करते हैं कि कमी है, लेकिन आपको ना स्कूल लेवल, ना यूनिवर्सिटी लेवल, ना कॉलेज लेवल पे कहीं आपको ऐसी मुहिम नज़र नहीं आती जो हमारी जनरेशन्स में ये लाए कि आने वाले वक्त में इनको ऐसा माहौल अगर देना है हमने जो महफूज हो, तो फिर कहीं हमने यहाँ से सफ़र शुरू भी करना होगा। तो ऐसा नज़र नहीं आ रही। कुछ NGOs काम कर रही हैं, कुछ बैनुल-अक़वामी इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कंटिन्यूस सपोर्ट ना होने की वजह से वो प्रोजेक्ट बनते हैं, शुरू होते हैं और उसके बाद वो। अच्छा मैडम, इससे तो देखें आने वाले वक्त में जब हम आज 2024 में खड़े हुए हैं तो 10-20 साल के बाद तो मुझे लगता है कि फिर और ज़्यादा टेम्परेचर इस तरह से इंक्रीज़ होगा। आज हम इतनी अमवात देख रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, जो बेचारे गरीब घर के हैं, हीट स्ट्रोक में टीन की छत है, चादर की छत है, छत भी मुयसर नहीं है बहुत सारे लोगों को, या ऐसे लोग हैं जो जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कहा यह जा रहा है कि नशे के आदी अफराद जो रोडों पे ब्रिजेस के नीचे रहते हैं, तो ऐसे लोग तो फिर अल्लाह के हवाले सिर्फ आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप इनके अलावा भी घरों में रहने वालों, ये गवर्नमेंट कहती है ना, आप घरों में रहने वालों को भी देखें। जैसे आपने जिक्र किया टीन की चादरें हैं, छत है टीन की, लाइट नहीं है, आप कैसे? लाइट का तो हमारे यहाँ माशाल्लाह से इतना बड़ा फुकदान है कि क्या लाइट तो कराची शहर में है ही नहीं ना, चंद घंटों के लिए शायद आती है, वो घंटे भी कंटिन्यूस नहीं होते। तो वो यानी 4 घंटों के बाद हाफ एन आवर के लिए आपको मुहैया कर दी गई एहसान कि ये आपके ऊपर एहसान है, उसके बाद फिर गायब। अच्छा, फिर टीन की चादर में पंखा भी है लेकिन लाइट नहीं है, तो फिर उसकी तपिश क्या नॉर्मल रहने देगी किसी भी इंसान को? बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है उसको। बहुत मुश्किल हो मैं जाता डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करूँगा। जिस तरह से मैडम ने हाईलाइट किया कि जो हमारे यहाँ पर अवेयरनेस उस तरह से नहीं है, लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट उस तरह से नहीं है, आप क्या समझते हैं कि ये जो गर्मी इस वक्त पड़ रही है, मौसमी तब्दीली तो पूरी दुनिया की बात हो रही है, इंसानी जिस्म के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? देखिए मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैडम ने जैसे बात की कि जो इंडस्ट्री का एक फेज़ आया था इंसानी तरक्की के अंदर, उसका जहाँ हमें बहुत सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आया, वहाँ उसका जो डाउन साइड उसकी नज़र आई, जो हमें साइड इफ़ेक्ट कह लें उसका, वो ये था कि ह्यूमन हेल्थ के अलावा एनिमल हेल्थ और दूसरी जो ओवरऑल एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया, जो कि ओवर द पीरियड हमें आहिस्ता आहिस्ता हमें सामने आता गया। इसी तरह से इंसानी सेहत के ऊपर आप सिर्फ अगर हीट तक हम महदूद ना रखें बात को, हम इन जनरल देखें तो जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, उसका इम्पैक्ट बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आया है। लोगों ने माइग्रेशन भी की। इसमें आप देखें कि जब जानवरों की माइग्रेशन भी हुई, इंसानों की माइग्रेशन भी हुई, एक एनवायरनमेंट से जब वो दूसरे एनवायरनमेंट में गए तो वहाँ के हिसाब से वो एडजस्ट करने में उनको दुश्वारी हुई। इसी तरह जो एक मेन चीज़ है वो हीट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ये टॉपिक ऑफ द टाउन भी है और कराची के अंदर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो हम ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे ही रखते हैं। अच्छा खासा इम्पैक्ट आ रहा है उसका जी। अभी आपको मैं एक चीज़ शेयर करूँ कि जो कुछ अरसे पहले, आज से 4-5 साल पहले कराची के अंदर भी एक हीट वेव आई थी और उसमें उसके अंदर तकरीबन 1400 जो WHO ने रिपोर्ट किए थे कि 1400 के करीब जो है वो एक दिन के अंदर डेथ्स हुई थी। वो सैटरडे का दिन था और सबको याद है कि रमज़ान की दूसरी या तीसरी तारीख थी। तो उसकी वजूहत जैसे कि मैडम ने जिक्र किया और आपने भी जिक्र किया कि वो लोग जो शेल्टरलेस हैं, जो होमलेस लोग थे, वो लोग ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिन पे आया था वो जो 65 ईयर्स से जिनकी एज ज़्यादा थी, एक्सपोज थे ज़्यादा, मल्टीपल डिजीज़ उनके साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड थे वो। तो ये जो WHO का एक और डाटा है जो कहता है, प्रोजेक्शन भी, कि अभी तक जो इस वक्त है कि हर 1 लाख के अंदर जो है वो 10 डेथ जो होती हैं वो ओल्ड एज की हीट स्ट्रोक की वजह से होती हैं। और आगे की प्रोजेक्शन वो अप टू 62 to 63 डेथ्स पर 100,000 जो है, यानी 1 लाख के ऊपर जो है वो 62 से 63 ये बढ़ने का प्रोजेक्शन है, जो कि आगे आज से 4-5 साल बाद तक का वो कहते हैं कि ये डेथ का रेशियो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा ज़ाहिर है जो आपने हेल्थ के ऊपर इन जनरल बात की, तो देखें हमने देखा है कि जब मौसम बदलता है तो जिस वक्त आपको पानी चाहिए होता है उस वक्त पानी कम होता है, और जिस वक्त कम पानी चाहिए होता है उस वक्त ज़्यादा पानी आता है। ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, हम उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं कर पा रहे अपने पानी को। जिस वक्त पानी कम चाहिए होता है हमारे पास तो करेंगे जी हाँ बिल्कुल, तो उस पर जो है आप देखें कि उस वक्त फ्लडिंग हुई भी होती है हमारे यहाँ, और जिस वक्त पानी चाहिए होता है उस वक्त खुश्कसाली होती है। तो ये एक मिसमैनेजमेंट का एक फैक्टर इसमें है, और उसकी वजह से
आप क्या होता है कि देखें पानी जब जमा होता है अननेसेसरी, जब ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ बहुत सारी बीमारियाँ उसमें फूटती हैं, जिसके अंदर बहुत मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं कि वेक्टर बेस्ड डिजीजेज जो हैं, जिसमें वेक्टर से मुराद जैसे डेंगू है या मलेरिया है, ये मॉस्किटो के थ्रू जो फैलता है। ओके, जब खड़ा हुआ एक पानी जगह से दूसरी जगह जो है ना जी हाँ। बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है। जी बिल्कुल। वेक्टर को मैं बता दूं कि जैसे मच्छर है, वो एक जगह से इन्फेक्टेड ब्लड लेता है किसी का और किसी और को जाके इंजेक्ट कर देता है, तो वो इस तरह से ट्रांसमिशन होती है, तो ये इनको हम वेक्टर बेस्ड कहते हैं। फिर पानी जमा होने की वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेज जो हैं बहुत सारी, उसके अंदर डायरिया है और बहुत इस तरह के जो मल्टीपल डिजीज हैं जो वाटर बॉर्न की कैटेगरी के अंदर आते हैं। हेपेटाइटिस की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि वाटर बॉर्न की कैटेगरी के अंदर आती हैं। ज़ाहिर है जब ग़ज़ाई क़िल्लत होती है, जब इस तरह का इम्बैलेंस होगा कि जब पानी की रिक्वायरमेंट, एग्रीकल्चर भी इम्पैक्ट होता है, इसकी वजह से हम सही जो क्रॉप नहीं कर पाते, तो न्यूट्रिशन की जो सप्लाई है वो इम्पैक्ट होती है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच जो कि आपकी इंसानी सेहत के ऊपर असरअंदाज होती हैं। अच्छा मैडम, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल में बताया कि किस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर ये इनके जो है ना वो असरात होते हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो उठाए जा सकते हैं जिससे हम आने वाले वक्त में अपने आप को सेव कर सकते हैं? अच्छा, एक बहुत ही आम सी मिसाल है कि हमें शुरुआत अपनी ज़ात से कर लें। एक तो हमें आदत बहुत है कि हम अपने घर में जितनी भी लाइटें हैं फ़ौरन जला लेते हैं। बिल की वजह से शायद अब कुछ कम होता है। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिक की मेहरबानी को उसने हमें इतना फिजूल खर्च से जो है ना वो बिल्कुल, हाँ, ये एक अच्छी आदत है जो हमें डेवलप हो गई है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाइए। ये एनर्जी जो है वो हमारे माहौल को आलूदा करती है, हमारा जेब खर्च भी बहुत बहुत कम कर देती है। इस तरह के हमारे पास कुछ बचता नहीं है, बिल्स में अदा करते रहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो मैं शुरुआत करती हूँ अपने कंट्रोल से कर रही हूँ, तो फिर अपने कंट्रोल में ये लाऊं। दूसरी बात ये कि मैं अपनी ज़ात से ऐसे भी कर सकती हूँ कि माहौल को साफ़ रखूँ। इन्वायरमेंटल हेल्थ की तो हम बात नहीं करते क्योंकि हमें आदत ही नहीं है माहौल को कैसे सेहतमंद रखें। मैं अपना कचरा से अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तो हम लोग नहीं, अपनी सेहत का हम कोशिश तो करते हैं सिद्दीक साहब, लेकिन हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि सेहत को देखना कैसे। ये बात ये भी है, मुझे पता ही नहीं है क्या चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब ने बात की, हम डॉक्टर साहब की बातों पर भी तवज्जो नहीं देते हैं, हम अपने डॉक्टर की बात पर तवज्जो नहीं देखते हैं। ये देखते हैं कि हमें करना क्या है। उस वक्त करना होता है, ये सुबह ये दोपहर हाँ, ये बस ये वाली ज़बान हमें समझ में आ जाती है। निकाल लेते हैं लॉजिक। ठीक है, पहले तो सफाई अगर कहा अल्लाह ताला ने कि निस्फ़ ईमान है, तो ये जो है ये माहौल के साथ हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क क्लाइमेट चेंज करने वालों की फहरिस्त में बहुत पीछे है, उसमें इजाफा नहीं कर रहा है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ करती हैं वो काम जो डेवलप कंट्रीज़ कर चुकी होती हैं। हम अभी उस सतह पे नहीं आए हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक की सतह पे, लेकिन चूँकि हम गंदगी का आदी हो चुके हैं, हम दरख्त नहीं उगाते हैं, काटते बहुत फरावानी से हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया ये बहुत बड़ा अलमिया है। और 2022 का अगर सैलाब देखें और उसके बाद जो आलमी कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहाँ बाकायदा कहा गया कि पाकिस्तान का इतना कुछ नुकसान हुआ है, हालांकि कसूर पाकिस्तान का नहीं था। मैं कहती हूँ वहाँ कसूर पाकिस्तान का था। हम अपने मुल्क को कहाँ बचा रहे होते हैं? हमें पता है ग्लोबली जो कुछ हो रहा है, मैं तो अपने घर को देखूंगी ना। हम अपने बच्चों में अवेयरनेस नहीं लाते। अगर क्लाइमेट चेंज हम बढ़ा दें तो शायद हमारी जनरेशन को पता हो, लेकिन हमें तो शायद हमारे टीचर को नहीं पता होता इसका मतलब क्या है। तो एक तो अवेयरनेस, दूसरी सफाई को जो आदत अपनाने की है, कुछ ऐसे स्टेप जैसे मैंने कहा शजरकारी प्लांटेशन करें। दूसरी बात जो हमारी यूथ है इसको मोबिलाइज करें कि वो क्लाइमेट चेंज की तरफ जाए। वो किस तरह जाएगी कि उनको बार बार एक तो बताने की ज़रूरत है, फिर हमें कहीं मॉडल करना होगा। ओके, हमें खुद से उसका नमूना पेश करना होगा, हाँ, मॉडल बन के दिखाना होगा बच्चों को, और रिन्यूएबल एनर्जी को आम करें। ये अच्छा मैडम, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के ऊपर और उसका हमारी इस वक्त की जो लाइफ है उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि हम इस वक्त अपने आप को बचाने के लिए अपनी ना तो गज़ा का ख्याल रखते हैं, ना फिर हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। तो जब हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो यकीनन फिर जो है ना हमें गवर्नमेंट की तरफ तो हम हर चीज़ का जो है ना वो मादा डाल देते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि ये चीज़ें, ये सहूलतें हमें नहीं मिल रही। तो लेकिन हमें खुद भी कुछ करना होगा, इनिशिएटिव हमें अपनी घर से लेना होगा, उसके बाद फिर हम जो है ना कुछ आगे ले सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक से लौट के आते हैं। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे मौसमियाती तब्दीली का इंसानी जिस्म के ऊपर कितने असरात मुरतब होते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से आप बता रहे थे ओवरऑल इंसान इस जो हमारे मौसमियाती तब्दीली जिसमें टेम्परेचर की स्पेशल हम बात करते हैं, हाई टेम्परेचर चल रहा है, कौन कौन सी ऐसी बीमारीज हैं जिनमें इंसान मुब्तला हो सकता है और इसके जो इम्पैक्ट है वो बॉडी के ऊपर किस तरह से होता है? देखिए, अगर हम एक मेन रीज़न इसका बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो है इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे क्या है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो कि अभी मैंने कुछ अर्से पहले भी एक डाटा देख रहा था, उसके मुताबिक दुनिया में जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इस वो ग्लोबल ये क्लाइमेट चेंज है। अच्छा, उसमें क्योंकि मल्टीपल डिजीज़ को हम इसमें कवर कर रहे होते हैं कि हम जब काउंट कर रहे होते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो डिजीज़ हो रही होती हैं, इसमें कार्डियक की डिजीज़ हैं, इसके अलावा बच्चों के अंदर डिफरेंट डिजीज़ हैं, मलेरिया, डेंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं क्लब जब हम करते हैं तो वो ये सारी चीज़ें हम ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। जी हाँ, बुनियाद वही बनती है। तो बेसिकली तो बेशुमार बीमारियां ऐसी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा हैं या उनकी वजह से होती हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पिछले हम 2-3 दहाइयों के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे वायरल डिजीजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें, शायद हमने 20 साल पहले नहीं सुना होगा नाम, हमने डेंगू का भी नाम नहीं सुना, हमने कोविड तो खैर अभी पूरी दुनिया को हिला के लिया है। हाँ, इसीलिए उसको नोवेल कोरोना वायरस कहते थे कि कोरोना वायरस तो 1964 से मतलब लोगों को हमें यानी आइडेंटिफाइड है। लेकिन ये वाला जो कोरोना वायरस था जिससे हम दुनिया में गुजरी इस दफ़ा, वो उसको नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं, जो कोविड-19 था। तो इसमें इसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट था। जो पहले कोरोना वायरस जो थे उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट था। इससे पहले आती थी डिजीजेस, कुछ अरसे रहती थी, चली जाती थी, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी डिजीजेस भी हैं जो आज से 20-25 साल पहले के बाद अब नज़र नहीं आती। लेकिन कुछ वायरल डिजीजेस जो हैं, जैसे डेंगू है, इसका भी हमने बचपन में नहीं सुना था इसके बारे में, डेंगू का, लेकिन ये डेंगू भी आप देखें कितना कॉमन रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसे हालात बने, ऐसी सिचुएशन बनी कि ये डिजीज़ जो है वो आइडेंटिफाइड भी हुई, आइसोलेट भी हुई, और इनका इम्पैक्ट, हेपेटाइटिस की बात कर लें, हेपेटाइटिस सी पहली दफ़ा दुनिया में जो डिस्कवर हुआ था वो 1994 के अंदर जो है उसको, उससे पहले नॉन ए नॉन बी वायरस कहते थे उसको, हेपेटाइटिस नॉन ए नॉन बी। सी को हमने, ये भी वायरल था। तो ये वायरस का इतनी तादाद में दुनिया के सामने आना, ये भी इसका नतीजा है। इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट जो है वो इसी चीज़ का है। जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज को इन जनरल बात करें, तो ये सारी चीज़ें। बाकी दीगर चीज़ों में जाहिर है, जहाँ मैंने मैलन्यूट्रिशन की बात की थी, डायरिया की और बाकी चीज़ों की, वहाँ साथ साथ जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हमें नज़र आया है। और ये चीज़ें ज़्यादा किन जगहों पे नज़र आई हैं, जहाँ के हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जहाँ जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इतना एडवांस या इतना इस तरह से डेवलप नहीं है, या इंटेंट नहीं है। आपकी बजट एलोकेशन देख लें उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, वो जो हेल्थ के ऊपर जो ब्लड, ये जो इसकी जो एलोकेशन है बजट की होती है, वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सी होती है। तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट ओवरऑल सब चीज़ों पे आता है। उन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, वहाँ इसका इम्पैक्ट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अच्छा, मैं मैडम को भी गुफ्तगू में शामिल करूँगा। मैडम, जिस तरह से आपने ब्रेक से पहले रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी थी कि एनर्जी के हमें बाकी के मुतबादिल ज़राए, तो कौन कौन से ऐसे मुतबादिल ज़राए हैं जिनको हम अडॉप्ट करने के बाद इसके ऊपर काबू पा सकते हैं? देखिए, एक मुतबादिल ज़रिया तो बहुत आम है जो सोलर सिस्टम है हमारे यहाँ, लेकिन उसका भी सही इस्तेमाल लगाने जा रही है। हाँ, भाई ऐसा कैसे? वो एक जो सहूलत दी जा रही है, एक राह दिखा दी गई कि इस पे चलें। जब चलने गए तो कहा इस पे ये शरायत है, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र अभी तक ऑक्सीजन के ऊपर उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया कि भाई ये हॉस्पिटल में इतनी महंगी होती है, इस पे आप फ्री में जो है वो मजे ले रहे हैं। वो भी एक डर ही लगा रहता है कहीं उस पे भी ना लग जाए। शायद उसके ऊपर भी कोई प्लान कर रहे होंगे, उसको कौन कैसे करें। जो हॉस्पिटल सप्लाईज उसमें तो होगा, उसमें तो है, सप्लाईज में तो है, उसमें तो है। कंपनी जो एक्सट्रैक्ट करती है ऑक्सीजन है उसका अभी तक नहीं हुआ। गरीब आदमी डायरेक्ट ऑक्सीजन ले रहा है, उसके ऊपर नहीं है। इसके अलावा विंड मिल है,
ये भी रिन्यूएबल एनर्जी की किस्म है, और ये हमारे पास अल्लाह ताला ने कोस्टल एरिया है इतना ज़बरदस्त दिया है। तो फिर ये हमारी गवर्नमेंट, हमने कुछ इलाकों का दौरा किया था तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे बलूचिस्तान में भी, कोस्टल एरिया में भी, इंटीरियर में बदीन ठट्ठा की तरफ विंड मिल लगाई गई हैं और बहुत सक्सेसफुली जनरेट हो रही है लाइट। इसके अलावा एक और चीज़ जो डॉक्टर साहब के बात से मेरे जहन में आई, जो 2022 का सैलाब था, इसके बाद जब हमने विज़िट किया कुछ इंटीरियर में, कुछ एरियाज़ में, आफ्टर 1 मंथ की बात कर रही हूँ मैं, जब बहुत सारी चीज़ें बकौल गवर्नमेंट सेटल डाउन थी, मेंटल हेल्थ के हवाले से जो कुछ हमने देखा, स्पेशली बच्चियों में, गर्ल्स में, ख़वातीन में, वो फिर बयान के काबिल नहीं था। वो हालात, जिनका घर बार सब कुछ ख़त्म होने के बाद जिस तरह वो रह रहे थे और जिस माहौल में, आफ्टर 1 मंथ वो बर्दाश्त की बात करी मैडम, आप 2 साल के बाद जाके देखें मेंटल हेल्थ आपको और ख़राब मिलेगी, और शायद ख़राब हो, लेकिन उस वक्त तो कहा जा रहा था ना कि बैनुल अक़वामी एजेंसियाँ मौजूद हैं, आपका अपना मीडिया मौजूद है, आपके NGOs हैं, इंटरनेशनल NGOs हैं, वहाँ काम कर रही हैं। हम उस वक्त गए हैं जब सब काम कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर यह हाल है तो फिर हमें तवज्जो देनी होगी ग्रीन हाउस गैसेस की तरफ, कि हम अपना उसमें कितना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत तकलीफदेह है। अच्छा, आप ये समझती है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, आप समझती है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है? बहुत ज़्यादा जो कुछ होता है इसके असरात में, हेल्थ के असरात से अगर आप देख लें, एक माँ पे या एक घर के सरबराह पे, बाप पे, वालिद पे असर होता है, तो क्या इम्पैक्ट औलाद पे नहीं होता है? बिल्कुल होता है ना। मेंटल हेल्थ पे क्या जितना असर बच्चों पे होता है, हम शायद तवज्जो नहीं देते, हम अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो नहीं देते तो उनकी क्या देंगे, लेकिन वो डिसऑर्डर्स हम बीज बो देते हैं, और उसके बाद जब ब्लास्ट होता है तो हम कहते हैं हमारे बच्चों ने तो ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मेंटल हेल्थ जिस तरह मुतासिर हो रही है, ये क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा है। आप देखें बच्चों में, बच्चे स्टबर्न हैं, हमारे बच्चे एक बात में नहीं सुनते हैं। हमें एक जुमला कई बार, एज अ टीचर, एज अ माँ, एज अ फादर, एज अ एल्डर ब्रदर सिस्टर, हमें एक सेंटेंस कई बार कहना पड़ता है, तब जाकर उसका कोई हाँ, हो सकता है उसका नेगेटिव भी आंसर आ जाए, लेकिन आता भी तब है कई बार कहने के बाद। तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है ना। क्या हम अपने अगर बचपन को याद करें तो ऐसा माहौल था कि हमें एक जुमले कई बार कहा जाए फिर हम आंसरेबल करें। हम कहते हैं तरबियत की कमी नहीं, तरबियत की कमी के साथ साथ ये इश्यूज़ भी बहुत हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हैं। जब वो डिस्टर्ब हैं तो फिर उनके हर एक्शन से हमें नज़र भी आता है। अच्छा, बड़ा पॉइंट हाईलाइट किया मैडम ने। आजकल के हालात जो कराची में स्पेशली देख रहे हैं, बेरोज़गारी है, मौसम इतना गर्म है, एक बंदा सुबह निकला हुआ है रोज़गार की तलाश में कहीं जॉब के लिए, 10 जगह वो गया, CV ड्रॉप किया, उसके बाद उसको कहीं पे अच्छे की उम्मीद दिखाई नहीं, वो घर पे जब आता है गर्मी में, पसीने में, कोई उसके पास ट्रांसपोर्ट का मुकम्मल कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है, बाइक पे निकला हुआ है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, तो उसका मेंटल जो स्ट्रेस होगा वो तो पहले से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। वो घर पे आएगा तो ये जो घरेलू लाइफ है, आप क्या समझते हैं इससे वो भी उसके ऊपर भी असरअंदाज हो रही है? जी हाँ, देखिए जनरल बात जैसे मैडम ने अभी जिक्र किया, जब आपकी लाइफ के अंदर कोई जैसे घर के अंदर कोई बीमारी आ जाती है तो उसका इम्पैक्ट पूरा घर उसमें एक लपेट में होता है, हर एक इफेक्ट होता है कि अगर एक मेन बेड अर्नर जो है वो बीमार हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है ना हर तरह से इस पे असर पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि इसका ग्लोबल वार्मिंग से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि जो स्ट्रेस का बाइस बनते हैं, और स्ट्रेस ज़ाहिर मेंटल एक सिचुएशन है। और अगर आप देखें मौसम का उस पर क्या असर होता है, जाहिर है आप देखें कि कराची के लोगों का एक मिजाज डिफरेंट है, लाहौर में जाएं उनके लोगों का मिजाज डिफरेंट है। कराची के जो मौसम का एक नेचर है वो ये कि ह्यूमिड इन्वायरमेंट बहुत है, तो उसके अंदर आप स्वेटिंग बहुत होती है आपकी। अगर ज़रा सा टेम्परेचर बढ़ जाए तो स्वेटिंग लाहौर के मुकाबले में या इस्लामाबाद के मुकाबले में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। अच्छा, उस दैट क्रिएट्स एजिटेशन। और उसमें आप देखें कि कराची के लोगों का मिजाज जो है ना, इस वजह से भी आपको थोड़ा सा एक फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा नज़र आती है, एजिटेटेड नज़र आते हैं। उसकी वजह है कि आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक जैम, ये सब चीज़ें, फिर स्वेटिंग, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है एक। फिर आपने जैसे जिक्र किया कि आपका वैसे जो जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है वो एक अलग है, वो अलग है। फिर आपका जो अपना इम्बैलेंस ऑफ योर इनकम एंड योर एक्सपेंसेस, ये जो है इसका इम्पैक्ट जो है ज़ाहिर है ये भी स्ट्रेस का बायस बनता है। तो ओवरऑल ज़ाहिर है उसके फिर मेंटल स्टेट, अच्छा मेंटल
डिजीज की जब आप बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, ये भी मदर ऑफ ऑल डिजीजेज है। स्ट्रेस अगर है तो स्ट्रेस विल लीड टू हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर जो है उसका असर अंदर होगा। डायबिटीज जो है वो भी स्ट्रेस, वो फिर सारी जब इकट्ठी हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो उसका फिर जो है ना वो आउटकम कहीं तो उतारेगा। जी, आउटकम किसी न किसी सूरत में आपको स्ट्रेस का आउटकम जो है ना आपको इसी तरह की चीजें, फिर बर्न आउट ओवरऑल जो आदमी को होता है, फिर स्लीप डिसऑर्डर्स जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं उसका कंबाइंड होके हमें नजर आती हैं। इसको हम किसी हद तक ये कह सकते हैं कि इसका भी जो रिलेशनशिप जरूर है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जरूर है, मतलब जी वार्मिंग के साथ और क्लाइमेट चेंज के साथ। जी मैडम मैं आपकी तरफ आऊंगा। मैडम इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं, कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और एक अच्छी उम्मीद लगाई जा सकती है कि मुस्तकबिल में एक अच्छा रिजल्ट भी निकलेगा कोई? एक खुशगवार हैरत भी होती है और थोड़ा सा नेगेटिविटी भी माइंड में आती है कि ये दोनों साइड एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ओपेक तेल पैदा करने वाला एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो तमाम ममालिक शामिल हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, वही सबसे ज़्यादा इसके प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट पे फंडिंग करते हैं। ओके। एक तरफ तो वो इसी एनर्जी को जिसे हम कहते हैं कि को पहले फैलाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है और इसको इनकरेज करते हैं कि इसको फैलाया जाए, और फिर जब कहीं अच्छा खासा नुकसान हो सकता है या हो चुका होता है तो सबसे ज़्यादा फंडिंग भी ओपेक ही की तरफ से आ रही होती है। इस तरह से सिगरेट बनाने वाली कंपनी ने स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को बहुत स्पॉन्सर किया करती थी एक ज़माने में। कि सिगरेट पीने के बाद अगर आपकी सेहत खराब हो रही है तो आप स्पोर्ट्स की तरफ आ जाए। पाकिस्तान के अंदर जो पूरा क्रिकेट का था उसके स्पॉन्सर जो थे वो सिगरेट कंपनीज थी। इसी तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, इवन यूएई के अंदर जब स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टार्ट हुआ है तो उसके जो मेन स्पॉन्सर थे वो सिगरेट कंपनीज थी। अच्छा, अभी जो काम कर रहे हैं वो उन ममालिक में अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में बहुत काम हो रहा है। आम आदमी को अवेयर करने के अलावा वहाँ शामिल किया जा रहा है। आप अगर देखें तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कुछ मुझसे कह भी रहे थे, एक कॉन्फ्रेंस में हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात पे अप्रिशिएट किया जाता है हमारे बच्चों को कि अगर हम अपने घर के पीछे जो लगाई गई ग्रास है या प्लांटेशन का एरिया है उसमें पानी अपने इस्तेमाल का पानी वहाँ देते हैं, तो वो अप्रिसिएशन फिर इनको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक इनके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इस तरह के इनिशिएटिव देखें, इसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम भी अपने बच्चों, अगर मैं बार बार बात कह रही हूँ कि हम अपने बच्चों के ज़रिए भी ये कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए इस तरह की कोई अवेयरनेस में हम चलाएं, कोई अवेयरनेस देगी तभी पता चलेगा ना बच्चों को। उनको मार्क्स में दिया जाता है, उनको प्रेजेंटेशन में उसका रिवॉर्ड दिया जाता है जो उन्होंने अपने घर में प्लांटेशन की है या उसमें सिर्फ पानी डाला है, अपने इस्तेमाल का पानी वहाँ पहुँचा है। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अमेरिका में शुरू हो चुकी हैं। इसी तरह फिर कनाडा है, हालांकि उन ममालिक में पोल्यूशन का वो लेवल नहीं है जो हमारे यहाँ है। हमारा तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो काम होता ही नहीं है। हम SDGs जिसका दिल चाहता है, पूरी दुनिया का डंपिंग हाउस हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पर टायर भी जलाए जाते हैं एनर्जी के रिसोर्स के लिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कचरा देखें हमारी कराची। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो कभी कभी फील होता है दूसरे शहरों से जब आप वापस आएँ तो ऐसा लगता है कि उन शहरों का शायद कचरा भी हमारे ही शहर में पहुँचा हुआ है, ये फील होता है। और SDGs की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करती है पूरी दुनिया और हम तरक्की पजीर ममालिक बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उसका भी एक पार्ट है क्लाइमेट चेंज। अगर इतना हम उस पर साइन कर चुके हैं, 2030 तक एजेंडा में शामिल हैं, हम साइन कर चुके हैं, लेकिन आज तक सिवाय मैंने इतनी कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप्स अटेंड करने के बाद अपने सूबाई सिंध की सतह पर सिर्फ गवर्नमेंट की वर्कशॉप्स, एजेंडाज, डिनर और लंच के अलावा कुछ नहीं देखा। मतलब वहाँ पर भी जो है ना वो सिर्फ एक फॉर्मल बातें हो रही हैं, उसके बाद कोई इम्प्लीमेंटेशन, कितनी आप रिसर्च नहीं, कितनी रिसर्च करके आप स्टेप लेके जाएं कि ये 3 स्टेप ले लें, अगली कॉन्फ्रेंस तक इन 3 स्टेप पे बात होगी। वो जी मैडम रख दें, वो रिसर्च पेपर पड़ा होता है, बड़े बगैर अप्रिशिएट कर दिया जाता है स्पीचेस में और उसके बाद हम वापस लेके आ जाते हैं। तो ये क्यों रखी जाती है कॉन्फ्रेंस और ये जो लेक्चर्स होते हैं कि किस लिए होते हैं? अगर आपको SDGs के हवाले से बात करनी है इंटरनेशनल लेवल पे, आप साइन कर चुके हैं तो फिर तो आपको कुछ ना कुछ तो करना है। तो हमारी फाइलों का पेट भरने के लिए देखें इसके ऊपर हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखे, ये सारी चीजें, एक फंडिंग का भी है जरिया सर। अच्छा, मतलब उस फंड को यूटिलाइज करने के लिए, हाँ, जो आपको दिया गया कि अपने मुल्क में क्लाइमेट चेंज के लिए, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए
कुछ काम करना है, जेंडर इक्वलिटी पे काम करना है, तो ये चीज़ें हैं हम आपके हैंड ओवर कर रहे हैं, ये रिसोर्सेज हैं, ये पैसा है, ये फंडिंग है, तो आपने ले लिया है, उसके बाद कहीं तो आपने शो करना है वो वाली अच्छा मैडम, situation। मुझे एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प मालूमाती चीज़ें मेरे सामने आई हैं कि इस वक्त अवेयरनेस प्रोग्राम तो ज़रूर होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, लेक्चर भी दिए जाते हैं, बट उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट, कोई एग्जीक्यूशन उसकी उस तरह से नजर नहीं आती है। अब देखना यह है कि जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर इस मामले को काफ़ी सीरियस हद तक उठाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई भी बज़ाहिर अमली कदम नज़र नहीं आता। पाकिस्तान को भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट मैयर लेने होंगे अगर हमने वाकई इस मसले से बाहर निकलना। तो यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले जिससे बात कर रहे थे हम लोग कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से मैडम ने बड़ा डिटेल में बताया कि अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूर होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज ज़रूर होती हैं, लेक्चर भी होते हैं, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन उस तरह से नहीं हो पाती। आप क्या समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान की खास करके स्पेशली इंडस्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में, या वो इदारे जो इसके लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन नज़र आती है आपको? जी, लेकिन सबसे पहली चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने कोई अवेयरनेस क्रिएट करनी है या किसी चीज़ को ठीक करने की तरफ कदम उठाना है, तो सबसे पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। अभी जैसे डिस्कशन में बात आई कि हम लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, किसी चीज़ को, पोल्यूशन को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि पोल्यूशन है, या कोई भी डिजीज़ है, बहुत अरसे तक हम किसी भी बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस है। उस बीमारी को बीमारी नहीं समझते, बीमारी नहीं समझते। सबसे पहले कोरोना को हम लोग कोरोना समझा था, कोरोना में दुनिया मर रही थी, कितने हम कहते हैं लोग कि कुछ नहीं है। हाँ, तो ये हमारे जो एक थोड़ा सा मिजाज है, तो एक वो तफरी छुट्टियां मिली थी, वर्क फ्रॉम होम जो बेसिकली एंजॉय कर रहे थे लोग। तो असल में बात यही है कि सबसे पहली चीज़ अवेयरनेस के लिए पहले इस चीज़ को रियलाइज़ करना, उस चीज़ को समझना कि हाँ वो हकीकत है। उसके बाद हमारा फिर जिम्मेदारियाँ आगे बढ़ती हैं। सिर्फ ये कि एक सेमिनार करा देना या एक कोई प्रोग्राम कर देना या कुछ आप समझ लें किसी दिन कोई इवेंट कर देना, किसी चीज़ के कोई डे मना लेना, ये काफ़ी नहीं होता। ये बेसिकली हमें सोसाइटी के अंदर इसको एक पार्ट ऑफ आवर एक्टिविटी बनाना है। कोई एक इवेंट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और इसमें जिम्मेदारी जो है बहुत सब लोगों की आती है, सिर्फ ना डॉक्टर्स की है, ना किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप समझ लें घर के खुद अफराद जो हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करे कि हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, रोड ट्रैफिक को कैसे फॉलो करना है, ये हेड ऑफ द फैमिली। अच्छा, उस तक कैसे ये जाएगा? तो देखें, हर स्टेज के ऊपर जैसे टीचर्स का अपना रोल है। स्कूल के अंदर जब आप एक बच्चा एक टीचर से बात सीख के आता है तो वो उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करता है। इवन बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स से ज़्यादा वो टीचर की बात को फॉलो करता है। तो टीचर्स की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टीचर्स में करने की ज़रूरत है। जब आप टीचर्स के अंदर वो अवेयरनेस की एक्टिविटी करेंगे या अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो उस जनरेशन पर आएगा जो कि आगे आ रही है। इसके अलावा जो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो जैसे पोलियो वैक्सीनेशन वाले जो स्टाफ है, या फिर जो LHVs हैं जो पूरे पाकिस्तान के, जिनका नेटवर्क बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट की तरफ से मतलब वो उन्होंने पूरा एक बहुत सारी प्रोजेक्ट्स कवर करने होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको पहले ट्रेन किया जाए और उनकी ट्रेनिंग वो जो है जाके पब्लिक की, मासेस की जो है वो ट्रेनिंग करें। तो उनकी एक जिम्मेदारी डॉक्टर्स की है यकीनन कि डॉक्टर्स जो है अपने प्रोग्राम्स के अंदर, अपने डिफरेंट इवेंट्स के अंदर इसकी अवेयर। तो बेसिकली हर शोबे के लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि वो अवेयरनेस, चाहे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है या इसके अलावा किसी भी डिजीज़ के हवाले से अवेयरनेस है, तो ये सब की जिम्मेदारी मुश्तरका है और सबको अपना अपना रोल प्ले करना है इसमें। अच्छा मैडम, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने एक टीचर के ऊपर बड़ा जोर दिया कि टीचर को जो है ना, आपके समझते हैं कि उस्ताद का मकाम वाकई आज हमारे माशरे में वही मकाम है? आप भी एक उस्ताद हैं, आप भी एक टीचर हैं, जिस तरह से आप लेक्चर देती हैं, क्या वाकई ही लोग उस्ताद को उसी रिस्पेक्ट से देखते हैं आज भी जो पहले उस्ताद की रिस्पेक्ट होती थी? नहीं, उसमें फ़र्क तो ज़रूर आया है, लेकिन आज भी अगर हम अपने घरों में देखें तो हमारे बच्चा जो फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तकरीबन 3 या 4 साल तक, तो उसका एक ही सेंटेंस होता है, नहीं मेरी टीचर ने कहा है तो सही है। लेकिन वो तो उस वक्त अभी वो समझ नहीं रहा होता ना, समझ नहीं रहा होता। ये बहुत ज़बरदस्त बात होती है, अभी तरबियत उसकी नर्चरिंग हो रही है। हम जिस तरफ उसे
मोल्ड कर देंगे वो उसी तरफ बच्चा होगा। तो कोरा कागज जो आए लिखे नहीं, ये वो पढ़ कोरा के सुना कागज देगा। बिल्कुल नहीं है। जदीद तहकीक के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसे एक मुकम्मल इंसान बनाकर बहुत कुछ दे के भेजा है, हमें सिर्फ उन पॉलिश करनी है ना, सलाहियत, लेकिन जो हाँ, चीजें हम बचपन से उसके माइंड में लिखते चले बिल्कुल। जाएंगे, बड़ा होकर वो वही रोल और प्ले करेगा। नर्चरिंग जिस स्टाइल में आप उससे साफ रहना सिखाएंगे, डॉक्टर साहब ने हाइजीन की बात की, आप उसे न्यूट्रिशन में ऐसा उसे खाना लेना, आजकल आप देखें आप हमारे बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन अगर हम तरबियत में एक टीचर उन्हें बार बार बता सकता है कि हेल्दी फूड कौन से हैं, और फिर बच्चे ने आके नहीं मेरी टीचर ने इस वजह से खाते हैं कि उनकी तरबियत गूगल वहाँ कर रही है ना, गूगल के ऊपर जो लिखा हुआ वो वही पढ़ेगा, वही खाएगा, वही तरबियत होगी। अगर एक टीचर की बात करेंगे तो फिर टीचर एक माँ भी तो है ना। जी जी बिल्कुल, टीचर तो सिर्फ स्कूल का या कॉलेज का, देखिए नहीं, आप आज की टीचर जो है ना, आज की माँ तो मोबाइल में लगी हुई है, वो उसका टाइम ही नहीं है, बच्चों को भी गैजेट पकड़ा दिए बच्चे। देखिए हाँ, देखिए, गैजेट सिद्दीक साहब, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मैडम की इजाज़त से मैं इसमें एक चीज़ ऐड बिल्कुल। करना चाहूँगा। देखिए टीचर्स के अंदर भी आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 20 टीचर्स में से 2 टीचर ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स के फेवरेट होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई ना कोई वजह होगी ना उसकी, कि वो कुछ हट के, मतलब सब्जेक्ट से हट के भी उनकी तरबियत कर रहे होते हैं, वो उनको एक एज ए फ्रेंड मेंटोर, एज ए काउंसलर, mentor। काउंसलिंग कर रहे होते हैं। और उनके लेवल पे आके उनके माइंड को रीड करते हुए जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। तो टीचर्स की रिस्पेक्ट है, ऐसा नहीं है कि टीचर्स हमेशा हाँ, उस्ताद का उस्ताद का एक मुकाम है। असल में जब हमारे उस्ताद उस्ताद ही उस लेवल पे नहीं होंगे कि जो उस्ताद कहलाएं, मतलब कि कुछ लोग ऐसे इस प्रोफेशन में आ गए जिन्होंने प्रोफेशन को खराब किया। एग्जैक्टली दुनिया में उसी की अक्सर इज्जत। मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, अक्सर एक जुमला मैं कहती हूँ अपने ट्रेनिंग सेशंस में, टीचर जो है वो टीचिंग जो है एक पेशा नहीं है, मनसब है। बिल्कुल इसको ऐसे ही। फील करके अगर आप इसको अपनाएंगे तो शायद, लेकिन आजकल तो देखे ना, जिसको मैट्रिक इंटर के बाद कहीं जॉब जिसको कुछ नहीं टीचर बन जाता है थोड़े दिन और के लिए, हर अच्छा, किसी को कुछ नहीं टीचर मिला, स्कूल में पढ़ाने। नहीं नहीं, ये मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, हर नहीं। किसी को टीचर बनना भी नहीं चाहिए। देखिए हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे हमने टीचर्स की एक जिम्मेदारियों की बात की, वहाँ मौलिम की न सिर्फ ये कि टीचर, बल्कि जो हमारे खुतबा हैं, जो हमारे जो मसाजिद के अंदर जो खुतबा देते हैं, उनकी भी फॉलोइंग है, उनकी भी जिम्मेदारी है वो तो कि एक मिंबरे रसूल पे बैठे जी, हैं, बात बैठे कर हैं, रहे हैं, उसकी बिल्कुल। तो वैल्यू बहुत कुछ और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो यही बात है कि जैसे आपने कहा ना कि हमारे यहाँ जो कुछ नहीं किया तो ये कर लिया, इसी तरह दीनी तालीम हासिल करने के लिए वही लोगों को भेजते हैं जो कि समझ लेंगे ज़्यादा। अब जैसे आप ये एक जी। मिसकॉन्सेप्ट है लोगों का कि यार ये जो यहाँ फिट नहीं हो रहा उसको यहाँ भेज। एग्जैक्टली, तो उससे नुकसान क्या, जैसी आप चीज़ फीड करेंगे, आउटकम भी वैसे ही वैसे ही निकलेगा। अच्छा और डॉक्टर साहब, हम अपने वापस टॉपिक पे आएंगे। जी। उसमें तब्दीली की वजह से आप क्या समझते हैं कि प्रिकॉशंस कैसे लेने चाहिए? आजकल का जो मौसम है, हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह का हमारी खुराक, पानी किस तरह का, हमें दिन भर जो है ना वो डिहाइड्रेशन से कैसे बचना चाहिए, ये थोड़ा सा लेकिन जब हीट यानी गर्मी की शिद्दत की वजह से, हाँ, जो शिद्दत है इस वक्त, जिस तरह कराची के अंदर और मुल्क के दीगर शहरों में भी यही हालात हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक्सपोजर जो है वो कम से कम रखा जाए। जिनकी मजबूरी नहीं है धूप में एक्सपोज होने की, वो अवॉइड करें जिस हद तक कर सकते हैं, यानी इंडोर या डायरेक्ट धूप से एक्सपोजर जो है वो कम से कम रखें। दूसरी चीज़ ये है कि अपना जो वाटर इनटेक है उसको जो है बहुत अच्छी तरह मेंटेन करें। और सादा वाटर या उसके अंदर कोई चीज़ डाल के देखिए अगर देखें सादा पानी भी अगर सफिशिएंट अमाउंट में है तो काफ़ी होता है, लेकिन अगर स्वेटिंग हुई है, बाहर गए हैं, काफ़ी मिनरल लॉस हुआ है, तो आप फिर ORS भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, नमक डाल के, थोड़ा चीनी डाल के, नींबू पानी टाइप का, ये इस तरह की चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। लेकिन अगर हाइड्रेट करके भी रखें पूरी तरह तो डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है, खुसूसन बच्चे और जो एल्डरली लोग हैं, जो 60 प्लस लोग जो हैं, कमज़ोर हैं और बीमारियों के साथ हैं, उनको खुसूसन जो है अपने पानी, उनको हमें बाहर नहीं जाने देना चाहिए, उनको किसी काम के लिए बाहर ना भेजें, या जा रहे हैं तो उनको रोकें। ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है ताकि इनका एक्सपोजर कम से कम हो। अच्छा, कपड़ों की जहाँ तक आपने बात की, ज़ाहिर है हल्के कपड़े पहनने चाहिए, डार्क कलर के कपड़े को अवॉइड करना चाहिए। और मतलब ज़ाहिर है गर्मी के हिसाब से जैसे जो हल्के कपड़े हैं वो इस्तेमाल करें। घर के अंदर भी कोशिश करें कि जो है घर को ठंडा रखने की, यानी धूप का एक्सपोजर जो है कम रखें, पर्दे ढाँप के रखें। और अगर मौसम जैसे कराची के अंदर तो शाम में थोड़ा ठंडा हो जाता है मौसम, तो वेंटिलेशन को होने दें,
ताकि जो है वो अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग डायरेक्ट मतलब हमारा पाकिस्तान जो है ना वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर लेबर ज्यादा है, लेबर जी लोगों को काम डायरेक्ट धूप में आप जी, डायरेक्ट बिल्कुल, काम रखें लेकिन जाना पड़ता है, हाँ। उन लोगों को किस तरह का ख्याल करना देखिए चाहिए? उनके भी यही है कि अपनी हाइड्रेशन जो है मतलब पानी उनके पास होना चाहिए, उनके यानी एक्सेस में उनके पानी हो, वहाँ जो लोग भी उनको उनसे काम करवा रहे हैं वो पानी का इंतज़ाम जो है वहाँ मुनासिब रखें। तो ये एक चीज़ है। दूसरी है कि ग्लूकोज इंटेक जो है जैसे शरबत वगैरह ये इसका इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि ग्लूकोज लॉस हो रहा होता है। फिर इसके में जैसे आपने नींबू पानी की बात की, थोड़ा सा नमक डाल के, तो उसमें जो होता है जो मिनरल लॉस हो रहा है वो साथ में रिकवर होता रहे इनका। अच्छा मैडम, जो घरेलू खवातीन हैं, घर में काम कर रही थी, किचन के अंदर बहुत ज़्यादा उनको जो है ना वो दिन में काम करना पड़ता है, उनके लिए आपकी क्या आपका मशवरा होगा उनके लिए कि वो किस तरह से गर्मी से बच सकती हैं? देखिए, एक तो बड़ी हिम्मत की बात है कि वो किचन में इस शिद्दत की गर्मी में काम करती हैं, लेकिन उसके बाद ये है कि उनका वहाँ से आना और फिर एसी में बैठ जाना या तेज पंखों के साथ बैठ जाना, ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत डॉक्टर साहब भी बेहतर जानते हैं, ये दोनों चीज़ें उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, ना सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए। थोड़ी देर आप आते हैं और सुकून से बैठते हैं, आपका माइंड लेवल जो है वो नीचे आ जाता है, कूल डाउन हो जाते हैं। अगेन आप फिर किचन में जाते हैं, फिर वो जो मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, ये भी फिर मेंटल हेल्थ की तरफ जाते हैं। किचन में काम कर लीजिए, एक दफा निपटा के सारा काम जी, खत्म करके फिर आके बैठे हो, फिर चेंज कर लें, चेंज करके इन्वायरमेंट को फिर वो कुछ स्टे करें। ये जो 10-15 मिनट में जाती हैं हमारी ख़वातीन और जल्दी जल्दी होता है कि सुबह 7-10 काम हो जाएं, ठीक है, वो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, वो 7-10 काम कर लेती हैं, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया मैडम मारिया आपका, डॉक्टर सरवर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेरा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की मौसमियाती तब्दीली की वजह से और हमारी जो इंसानी जिस्म के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है वो किस तरह से हम उसको जो है ना वो मिनिमाइज कर सकते हैं, और जिस तरह से जो प्रिकॉशंस डॉक्टर साहब ने बताया अगर हम उनके ऊपर काम करेंगे तो यकीनन प्रोएक्टिव अप्रोच हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर से बच सकते हैं, इस हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं, इन चीज़ों से बच सकते हैं। वैसे डॉक्टर से कहते हैं कि बचने के लिए आपको अपनी जिस्म का, अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना होगा, वरना जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो यकीनन आपको 20 किस्म के टेस्ट और बाकी के दूसरे डॉक्टरों के लिए भी पर्चियाँ लिख के दे देगा कि आप इस स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उसको दिखाएं। लेकिन अगर आपको अपनी सेहतमंद ज़िंदगी का खुद ख्याल नहीं है तो यकीनन आपकी सेहत का कोई दूसरा ख्याल नहीं रखेगा। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जहाँ जो काम करने के वो यकीनन गवर्नमेंट अपने उस लेवल के ऊपर उसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई काम कर रही होती है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है ना ग्लोबल वार्मिंग में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया इसका शिकार है, खास करके स्पेशली एशिया, गल्फ, पूरा ये जो रीजन है वो सारे का सारा इस वक्त गर्मी की लपेट में है। तो आपने अपने बुजुर्गों का जो 60+ है उनका और बच्चों का खास ख्याल रखना है। ये नहीं कि उनके ख्याल में लगे रहेंगे तो अपना ख्याल भूल जाएंगे, अपना भी ख्याल रखें। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का भी बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।